आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में कि बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक होते हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ा जाता है। बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हाँ, जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है। अब जीवित जीवों की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है, जो बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी शब्द जो है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो और लॉजी। बायो का मीन होता है जीवित और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, जीवित जीवों का अध्ययन। बात आ गई समझ में? तो बायोलॉजी एक प्रकार से क्या है, जीवित जीवों का अध्ययन है। अब बात आती है कि बायोलॉजी शब्द सबसे पहले यूज किसने किया, तो यूज किया सबसे पहले साइंटिस्ट लिनियस ने। बायोलॉजी शब्द सबसे पहले यूज किसने किया, लिनियस ने। ठीक है, अब बात करते हैं कि बायोलॉजी है जीवित जीवों का अध्ययन। ठीक है, तो जीवित या अपन बात कर सकते हैं, इसी को नाम बोलते हैं सजीव। सजीव क्या होता है जानते हो? सजीव की अगर अपन बात करें तो वह वस्तु जिसमें विभिन्न उपापचयी क्रियाएं पाई जाती हैं, क्या कहलाता है, सजीव कहलाता है। अब ये उपापचयी क्रियाएं क्या है, तो उपापचयी क्रियाएं वे हैं जो कि एक सजीव को जीवित बनाए रखती हैं। जैसे कि एज अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या है, आप भोजन करते हो नहीं करते हो, तो भोजन क्या है, भोजन करना एक उपापचयी क्रिया है। आप श्वसन क्रिया करते हो, श्वसन क्रिया भी क्या है, एक उपापचयी क्रिया है। आप वृद्धि करते हो, पहले छोटे थे फिर धीरे धीरे बड़े हो गए। एक पौधा है वो स्टार्टिंग में छोटा होता है, जिसे पानी देते हैं, जमीन से जल और खनिज लवणों को अवशोषित करता है और क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो वृद्धि भी क्या है, एक उपापचयी क्रिया है। जैसे अगर अपन बात करें टेबल, ठीक है, टेबल या थोड़े से दिनों में छोटी से बड़ी थोड़ी हो रही है, नहीं हो रही है। ठीक है, जितनी पहले थी उतनी ही अब है। ठीक है, तो टेबल ने वृद्धि नहीं करी है, जबकि पेड़ पौधे छोटे से बड़े होते हैं। ठीक है, कोई जंतु जो है वो क्या होता है, छोटे से बड़ा होता है, कोई सजीव जो है वो छोटे से बड़ा होता है। नेक्स्ट अपन बात करें प्रजनन या इसी को अपन नाम बोल सकते हैं जनन। ठीक है, सजीव जो है वो क्या करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं, खुद की संख्या, अपने समान संतति पैदा करते हैं और खुद का अस्तित्व बनाए रखते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं। ये क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। आपने देखा है क्या कभी दो टेबल एक रूम में पड़ी हुई है और अगले दिन आए और एक छोटी सी तीसरी टेबल और पड़ी हुई हो, नहीं होता है। ठीक है, वहीं अपन बात करते हैं कि उत्तेजनशीलता क्या है। अगर मैं मेरे चुंगटी काटूं, दर्द हो रहा है, ठीक है, तो मेरे में क्या पाई जाती है, उत्तेजनशीलता पाई जाती है, या इसी को अपन नाम दे सकते हैं संवेदनशीलता। क्या नाम दे सकते हैं, संवेदनशीलता। ठीक है, तो सजीव क्या है और निर्जीव क्या है, बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि सजीव कितने प्रकार के होते हैं। सजीवों के भी प्रकार होते हैं। ठीक है, सामान्य रूप से अपन बात करें तो सजीव 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पादप होते हैं, जंतु होते हैं और नेक्स्ट होते हैं सूक्ष्म जीव। सबसे पहले अपन बात करते हैं सूक्ष्म जीवों के बारे में।
सूक्ष्म जीव क्या है? तो ऐसे जीव जो कि सामान्य आँखों से दिखाई नहीं देते हैं वो क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव का एग्जाम्पल दे सकते हो भाई? हाँ बिल्कुल सही है। सभी जीवाणु वो किसका एग्जाम्पल है? सूक्ष्म जीव का एग्जाम्पल है। बात आ गई समझ में? हाँ देखो सूक्ष्म जीव जो है इनको क्या नहीं कर सकते? सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, तो फिर देखा किससे? तो इसे देखा जाता है सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। किसके द्वारा देखा जाता है? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। बात आ गई समझ में? हाँ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जंतु और पादप। ठीक है, जंतु और पादप अपने को सामान्य आंखों से दिखाई देते हैं। अरे देते हैं कि नहीं देते हैं? दे रहे हैं। हाँ, नीम का पेड़ दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैं दिखाई दे रहा हूँ, कुत्ता बिल्ली नजर आते हैं। हाँ, तो सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे क्या दिखा देते? सामान्य आंखों से दिखाई देते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि क्या पादप और जंतु एक ही हैं क्या? नहीं, पादप और जंतु अलग अलग है। पादप और जंतु दोनों में भी क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है। बता सकते हो क्या भिन्नता पाई जाती है? हाँ देखो, पादप जो होते हैं ये क्या करते हैं? पॉइंट बाई पॉइंट लिखते हैं। एक तरफ लिख लेते हैं अपन जंतु और दूसरी तरफ लिखते हैं अपन पादप। ठीक है, जंतु क्या करते हैं? स्वयं का भोजन स्वयं बनाते हैं क्या? नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? अच्छा, मम्मी बनाती है? नहीं, मम्मी नहीं बनाती है। स्वयं का भोजन स्वयं कौन बनाते हैं? पादप बनाते हैं। किस क्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। छोटी क्लासों में पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? हाँ, पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे भागों द्वारा जमीन से जल अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? कोशिका के हरित लवक वाले भाग में। बात आ गई समझ में? ठीक है। हाँ, अब अपन बात कर रहे हैं जंतु। जंतु क्या नहीं करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की बात करें, संश्लेषण क्या करते हैं? नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। जबकि पादप करते हैं। सही है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पादप। ठीक है, पादप जो है वो एक प्रकार से स्थानीयकृत वृद्धि करता है। स्थानीयकृत वृद्धि कैसे कर रहा है? कि एक टहनी बड़ी हो रही है, एक पत्ती बड़ी हो रही है। हाँ, मनुष्य में ऐसा देखा क्या कभी? एक अंगूठा बड़ा हो गया, अब दूसरी अंगुली बड़ी हो रही है? नहीं हो रहा है। पूरा का पूरा शरीर क्या हो रहा है? एक साथ बड़ा हो रहा है। तो अपन बात कर सकते हैं कि जंतुओं में वृद्धि का जो प्रकार होता है ये होता है विसरित वृद्धि। जबकि पादप में कौन सा होता है? स्थानीयकृत। ठीक है, एक विशेष क्षेत्र के अंदर ही वृद्धि होती है। बात आ गई समझ में? नेक्स्ट अपन बात करें, पादप खमन करते हैं क्या? खमन का मतलब क्या होता है? एक जगह से उठकर दूसरी जगह तक चलकर जाना। कैसा करते हैं पादप? नहीं करते हैं। जबकि जंतु करते हैं। आप करते हो? हाँ बिल्कुल। तो गमन किस में पाया जाता है? जंतु में पाया जाता है, लेकिन पादप में गमन नहीं पाया जाता है। बात आ गई समझ में? अच्छा, एक मुख्य अंतर क्या है? अभी आगे और देखेंगे कि जंतु जो है ये किससे मिलके बने होते हैं? जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जबकि पादप किससे मिलके बने होते हैं? पादप कोशिकाओं से। बात आ गई समझ में? जंतु कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं और पादप बने होते हैं पादप कोशिकाओं से मिलके। बात आ गई समझ में? अच्छा, अपने बायोलॉजी के अंदर एक माँ बाप का कंसेप्ट है। अपने हर जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी का, जो भी पार्ट है, ठीक है, उसके अंदर क्या आते हैं? उसके माँ बाप आते हैं।
जैसे अपन बात कर रहे हैं बायोलॉजी के माँ बाप क्या है, माँ बाप यानी कि या तो अपन इसका नाम बोलते हैं जनक, जनक यानी माता पिता होता है, ठीक है, या केवल अपन पिता भी बोल सकते हैं। बायोलॉजी के जनक की बात करें कौन है, कोई बता सकता है? हाँ, अरस्तु। अरस्तु कौन है? अरिस्टोटल, ठीक है, ये कौन है? बायोलॉजी के जनक। हाँ, पूरी बायोलॉजी इनकी नहीं है, लेकिन बायोलॉजी की शुरुआत, ठीक है, शुरुआत किसने करी? अरस्तु ने करी, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? बायोलॉजी के जनक, ठीक है। अच्छा, बायोलॉजी की दो मुख्य शाखाएं और अपन पढ़ेंगे। दो मुख्य शाखाएं कौन कौन सी होती है? एक होती है प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान, और दूसरी कौन सी होती है? पादप विज्ञान। सही है, हाँ, इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी और बॉटनी। बात आ गई समझ में? जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। तो इनके आगे ब्रैकेट में शॉर्ट में लिख देते हैं, ये है जूलॉजी और ये है बॉटनी, ठीक है। हाँ, देखो अरस्तु जो है वो बायोलॉजी के माता पिता है, जनक है। वहीं प्राणी विज्ञान जो कि इसकी मुख्य शाखा है, उसके जनक भी कौन है? अरस्तु, ठीक है। वहीं बात करें पादप विज्ञान की, तो अरस्तु के ही एक शिष्य हैं, नाम है थियोप्रिस्टस। क्या नाम है? थियोप्रिस्टस। ये कौन है? जनक है किसके? पादप विज्ञान के। बात आ गई समझ में? तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बायोलॉजी शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। बायोलॉजी शब्द सबसे पहले यूज किसने किया था? लिनियस ने किया था। बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस लोगस या लॉजी। बायो का मतलब होता है जीवित या सजीव, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, अर्थात सजीवों का अध्ययन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सजीव क्या होते हैं। तो सजीव वह वस्तु है जिसमें विभिन्न उपापचयी क्रियाएं पाई जाती है। विभिन्न उपापचयी क्रियाएं कौन कौन सी हैं? अभी बताया अपन ने। भोजन एक उपापचयी क्रिया है, श्वसन एक उपापचयी क्रिया है, वृद्धि एक उपापचयी क्रिया है, प्रजनन या जनन एक उपापचयी क्रिया है, उत्तेजनशीलता या संवेदनशीलता भी क्या है? एक उपापचयी क्रिया है। बात आ गई समझ में? तो ये उपापचयी क्रियाएं जिनमें पाई जाती है वो सजीव हैं, और जिनमें ये उपापचयी क्रियाएं नहीं पाई जाती हैं वो क्या है? निर्जीव है। हाँ, इनके अलावा और भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, ये अपन ने कुछ एग्जाम्पल लिए। बात आ गई समझ में? नेक्स्ट सजीवों की अपन ने बात करी। सजीव कितने प्रकार के होते हैं? तो सजीव सामान्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव। जो जीव सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देते हैं वो क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव। और उदाहरण क्या है? जीवाणु। बात आ गई समझ में? फिर अपन ने बात करी कि पादप और जंतु, इन दोनों में क्या अंतर है। तो पादप प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जबकि जंतु नहीं करते हैं। मतलब ये खुद का भोजन खुद बनाते हैं, खुद का भोजन खुद नहीं बनाते हैं। जंतुओं में विस्तृत वृद्धि पाई जाती है, पूरे शरीर में एक साथ वृद्धि होती है, ठीक है। जबकि अपन ने देखा है एक छोटा सा पौधा उगता है, पहले अपनी लंबाई बढ़ाता है, ठीक है, फिर अपनी पत्तियां बड़ी करता है, फिर अपनी मोटाई बढ़ाता है, ठीक है। तो एक स्थानीयकृत वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट है गमन। जंतु गमन करते हैं, पादप गमन नहीं करते हैं। नेक्स्ट मुख्य जो अंतर है, जंतु जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और पादप पादप कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये जो टॉपिक है ये अभी क्लियर कर देंगे आपके, ठीक है। ये समझ में आ गया? हाँ, पॉज करके नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है। मैं साइड में हट जाता हूँ, एक बार पॉज करके नोट डाउन कर लो। कर लिया नोट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट अब अपन आगे बात करते हैं। अभी अपन बात कर रहे थे कि जंतु किससे मिलके बने होते हैं? जंतु कोशिका से, यह भी अपन ने बात करी थी। और पादप किससे मिलके बने होते हैं? पादप
कोशिका से। ठीक है, ये अभी आगे बात करेंगे, ये दोनों पॉइंट मैंने लिख दिए हैं। अब आगे बात करते हैं तो सभी सजीव के अंदर कौन कौन आ गए? हाँ, जंतु आ गए, पादप आ गए और कौन आ गए? सूक्ष्म जीव आ गए। बात आ गई समझ में? तो सभी सजीव बहुत छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। क्या लिखा है? छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। छोटी छोटी इकाइयों से मीन अपन किस प्रकार समझ सकते हैं इस बात को? ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि जिस प्रकार लड्डू होता है, किसका? मूंगती का लड्डू। हाँ, मूंगती का लड्डू होता है, छोटी छोटी मूंगती से मिलकर बना होता है। हाँ, उसी प्रकार से जैसे कि हम कोई भी सजीव हो उसका शरीर भी किससे मिलके बना होता है? बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म संरचनाओं से मिलके बना होता है। और उस छोटी सी संरचना को क्या नाम देते हैं अपन? कोशिका। बात आ गई समझ में? तो बहुत छोटी छोटी जो इकाइयां हैं उन इकाइयों को नाम क्या दे रहे हैं अपन? कोशिका। ठीक है, कोशिका को शब्द इंग्लिश में बोलते हैं सेल। कोशिका क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोशिका नाम कैसे पड़ा? कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की? किसी ने देखा तो होगा। हाँ, तो कोशिका की अगर अपन बात करें तो कोशिका को सर्वप्रथम खोजा था रॉबर्ट हुक ने। कब खोजा था? 1665 के अंदर। रॉबर्ट हुक ने क्या किया? अपनी प्रयोगशाला में खुद के द्वारा बनाया हुआ स्वनिर्मित एक सूक्ष्मदर्शी बनाया और उस सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने क्या किया? एक कॉर्क जानते हो? हाँ, अभी के समय में कांच की बोतल या प्लास्टिक की बोतल आती है और उसके ऊपर ढक्कन आता है। पहले कोई भी इसी प्रकार से कोई तरल कांच की बोतलों में भरा जाता है। ठीक है, भरा जाता था। ठीक है, और उसकी बोतल के ऊपर वो ढुल नहीं जाए, ठीक है, इसके लिए क्या लगा देते? एक लकड़ी का ढक्कन लगा देते थे और उसे नाम देते थे कॉर्क। बात आ गई समझ में? तो कॉर्क जिस प्रयोगशाला में वो काम कर रहे थे उन्होंने क्या किया? जो प्रयोगशाला की बोतल थी उसके ऊपर जो कॉर्क का लकड़ी का टुकड़ा लगा हुआ था, इसको बहुत ही पतली परत में काटा और काट के उसको क्या किया? सूक्ष्मदर्शी से देखा। बात आ गई समझ में? लकड़ी थी, यानी कि एक प्रकार से क्या हो गया? ये पादप कोशिका हो गई। ठीक है, पादप कोशिका हो गई, लकड़ी का टुकड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं कि पादप कोशिका तो है लेकिन ये सूखा हुआ लकड़ी का टुकड़ा है, तो यहाँ अपन ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या थी? मृत कोशिका थी। ठीक है, अच्छा, इन्होंने और क्या देखा था? सर्वप्रथम देखा था। तो क्या कह सकते हैं? रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम मृत पादप कोशिका को देखा था। बात आगे समझ में? किससे देखा? स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से। ठीक है, जब इन्होंने कॉर्क को देखा, अभी मैंने बताया था कि बोतल के ऊपर, ठीक है, या फ्लास्क के ऊपर इस प्रकार का लकड़ी का ढक्कन लगाते थे। इसकी बहुत पतली परत उन्होंने काटी और जब इसको सूक्ष्मदर्शी से देखा तो इस प्रकार की संरचनाएं उनको नजर आई। ठीक है, और इस प्रकार की संरचनाओं को उन्होंने क्या नाम दिया? कैसी नजर आ रही? कमरे जैसी नजर आ रही है। हाँ, और
कमरे जैसी संरचनाओं को लैटिन भाषा में नाम दिया जाता है सेला। क्या नाम दिया जाता है? सेला। सेला क्या है? कमरे समान संरचनाएं, इन्हें नाम दिया सेला। और सेला जो है आगे कन्वर्ट होके नाम क्या बन गया? सेल। अभी बताया था इंग्लिश में सेल, और सेल को ही हिंदी भाषा में क्या नाम दिया जाता है? कोशिका। बात आ गई समझ में? तो किस प्रकार से कोशिका की खोज हुई? रॉबर्ट हुक ने क्या किया? स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी द्वारा कॉर्क, जो कि कांच की बोतल के ऊपर लगाया जाने वाला एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, उसको बहुत पतली परत में काटा और उसको उस सूक्ष्मदर्शी से देखा। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर उनको कमरे समान बहुत छोटी छोटी संरचनाएं नजर आई और उनको नाम दिया सेला। और यह सेला शब्द आगे जाके किसमें बदल गया? सेल में। और सेल का मतलब ही क्या होता है? कोशिका। बात आ गई समझ में कि जिस प्रकार लड्डू नुंगटी से मिलके बना होता है, उसी प्रकार मानव शरीर या अपन किसी भी सजीव का शरीर किससे मिलके बना होता है? कोशिका से मिलके बना होता है। बात आ गई समझ में? ये तो हुई मृत कोशिका की बात। अब अपन बात करें कि जीवित कोशिका को सर्वप्रथम किसने खोजा? ठीक है, कोशिका तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने खोजा? ए.वी. ल्यूवेनहॉक ने। किसने खोजा? ए.वी. ल्यूवेनहॉक ने। पूरा नाम लिख लेना, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है। अच्छा, इन्होंने कैसे खोजा? तो इन्होंने गंदे कीचड़, ठीक है, मटमैला पानी, ठीक है, कीचड़ के अंदर क्या किया? कीचड़ को इन्होंने भी क्या किया? सूक्ष्मदर्शी से देखा तो इन्हें बहुत सूक्ष्म छोटी तैरती हुई संरचनाएं नजर आई और उनको इन्होंने क्या नाम दिया? एनिमल क्यूल। नाम दिया एनिमल क्यूल। ठीक है। बाद में पता चला कि एनिमल क्यूल वही है जो रॉबर्ट हुक ने किसमें देखा है? हाँ, मृत पादप के एक टुकड़े में देखा है। बात आ गई समझ में? इस उसी टॉपिक पे आ जाते हैं कि जंतु बने होते हैं जंतु कोशिकाओं से और पादप बने होते हैं पादप कोशिकाओं से। अपन बात करें किस प्रकार से बने होते हैं, तो कोशिकाएं क्या करती है? समूह बनाती है। कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? समूह बनाती है। और समूह जो है वो क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। और उसी ऊतक से क्या बनते हैं? बहुकोशिकीय जीव बनते हैं। ठीक है।